हर विचार की ना एक अपनी कहानी होती है, एक अपनी लाइफ। आज हम एक ऐसे ही विचार की कहानी जानेंगे, राष्ट्रवाद। एक ऐसा विचार जो एक खूबसूरत सपने की तरह शुरू हुआ, जिसने आज़ादी और एकता की उम्मीद जगाई। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका रूप बदला और ये एक बेहद खतरनाक ताकत बन गया। तो चलिए इस विचार के जन्म से लेकर इसके सबसे खतरनाक मोड़ तक के सफर को समझते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1848 में, एक पेंटिंग से। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने एक सपना देखा और उसे कैनवस पर उतार दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारे देश आज़ाद हैं और एक बड़े परिवार की तरह हाथ में अपने झंडे लिए स्वतंत्रता की मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल था, जहां झंडों के नीचे लोग थे, राजा नहीं। लेकिन उस वक्त की जो हकीकत थी ना, वो इस सपने से बिल्कुल उलट थी। तो यहीं पर हमारे सामने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये सपना आखिर हकीकत बना कैसे? इसने यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? और सबसे ज़रूरी सवाल, जो विचार लोगों को जोड़ने और आज़ाद कराने के लिए था, वही विचार पहले विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह कैसे बन गया? तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। उस दौर में चलते हैं जब राष्ट्रवाद एक उम्मीदों से भरा एक आदर्शवादी सपना हुआ करता था। अच्छा, राष्ट्रवाद के इस सपने के जन्म से पहले यूरोप की दुनिया कैसी थी? वो दुनिया थी निरंकुश साम्राज्यों की। मतलब बड़े बड़े साम्राज्य, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, जहां दर्जनों अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग बस एक सम्राट के राज में रहते थे। ये लोगों के राष्ट्र नहीं थे, बल्कि राजाओं की जमीनें थीं, उनकी जायदाद। तो फिर यहीं से सबसे बुनियादी सवाल उठता है, अगर कोई देश सिर्फ राजा की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर एक राष्ट्र आखिर है क्या? कौन सी वो चीज है जो लोगों को एक राष्ट्र में बांधती है? इस सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब दिया फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन ने। उन्होंने कहा कि देखो, एक राष्ट्र किसी एक भाषा या नस्ल से नहीं बनता, वो बनता है एक साझा इतिहास से, कुर्बानियों और गर्व की यादों से, और सबसे जरूरी चीज, साथ रहने की इच्छा से। ये ऐसा है मानो हर रोज लोग मिलकर वोट कर रहे हों कि हाँ, हमें एक साथ रहना है। अब देखते हैं कि ये जो एक फिलॉसफी थी, ये एक राजनीतिक ताकत में कैसे बदली और इसने पूरे यूरोप में एक चिंगारी कैसे लगा दी। राष्ट्रवाद की पहली और सबसे जोरदार अभिव्यक्ति हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। पहली बार ये विचार सामने आया कि असली ताकत किसी राजा के पास नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के पास होगी। एक नया तिरंगा झंडा बना, देश के नाम पर शपथ ली गई और ये ऐलान हुआ कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे यूरोप को तानाशाही से आज़ाद कराना है। और इस विचार को कह सकते हैं तलवार के दम पर पूरे यूरोप में फैलाने का काम किया नेपोलियन ने। लेकिन उसका रोल डबल था। एक तरफ वो जहां भी गया, उसने पुराने सामंती सिस्टम खत्म किए, नए कानून बनाए, तो लोगों ने उसे एक लिबरेटर, एक मुक्तिदाता की तरह देखा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। जल्दी उसके भारी टैक्स, सेंसरशिप और सेना में जबरदस्ती भर्ती से लोग तंग आ गए, और उन्हीं लोगों में उसके खिलाफ एक राष्ट्रवादी गुस्सा पनपने लगा। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब राष्ट्रवाद की मशाल को राजाओं या सेनाओं ने नहीं, बल्कि आम लोगों ने, कवियों ने और विचारकों ने अपने हाथ में ले लिया था। तो 19वीं सदी की शुरुआत में इस आइडिया को दो ग्रुप्स ने आगे बढ़ाया। एक था पढ़ा लिखा लिबरल मिडिल क्लास, वकील, प्रोफेसर, व्यापारी, जो व्यक्तिगत आज़ादी और एक संविधान वाली सरकार चाहता था। और दूसरा ग्रुप था रोमांटिक कलाकारों और कवियों का। ये मानते थे कि किसी देश की असली आत्मा उसके महलों में नहीं, बल्कि उसके लोकगीतों, कहानियों और आम लोगों की भाषा में बसती है। और फिर क्रांतियों का एक दौर शुरू हो गया। 1821 में यूनान ने अपनी आज़ादी की लड़ाई छेड़ी। 1830 में फ्रांस में फिर से क्रांति हुई और 1848 आते आते तो ये आग पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। पेरिस से लेकर वियना और बर्लिन तक लोग सड़कों पर थे और सबकी एक ही मांग थी, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक सरकार। इस उम्मीद से भरे दौर का सबसे सुनहरा पल था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 1848 में जर्मनी के 331 चुने हुए प्रतिनिधि एक साथ बैठे ताकि एक लोकतांत्रिक और एक यूनाइटेड जर्मनी के लिए संविधान बना सकें। एक पल को ऐसा लगा मानो जनता का सपना सच होने ही वाला है। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जनता का ये उदारवादी सपना टूटने वाला था और राष्ट्रवाद का चेहरा
हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुरी तरह फेल हो गई। प्रशा के राजा ने जनता द्वारा पेश किया गया संवैधानिक ताज पहनने से इनकार कर दिया और सेना बुलाकर संसद को ही खत्म करवा दिया। लोगों की क्रांति कुचल दी गई। वो जो उम्मीद का सुनहरा पल था, वो टूटकर बिखर गया। तो सवाल ये है कि अगर लोगों का ये लिबरल सपना हार गया, तो फिर जीत किसकी हुई? अगर क्रांति राष्ट्र नहीं बना सके, तो फिर राष्ट्र किसने और कैसे बनाया? 1848 की इस हार के बाद राष्ट्रवाद का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। अब ये जनता का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि इसे रूढ़िवादी ताकतों यानी राजाओं और उनके मंत्रियों ने अपना हथियार बना लिया। अब लक्ष्य लोगों की आज़ादी नहीं, बल्कि राज की सत्ता और मिलिट्री पावर को बढ़ाना था। और इसका तरीका जनता की क्रांति नहीं, बल्कि सेना और डिप्लोमेसी थी। और इस नए राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा था प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क। उसने साफ साफ कहा कि जर्मनी का भविष्य भाषणों और वोटों से नहीं, बल्कि खून और लोहे से तय होगा, मतलब इंडस्ट्री और आर्मी। उसने 7 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े, लिबरल्स को साइडलाइन किया और प्रशा की मिलिट्री पावर के दम पर जर्मनी को एक कर दिया। यही कहानी इटली में भी दोहराई गई। मैज़िनी जैसे जो शुरुआती क्रांतिकारी थे, उनके जोशीले सपने अधूरे रह गए। आखिर में देश को एक करने का काम सार्डिनिया पीडमोंट राज्य के एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रधानमंत्री कैवूर ने किया। उसने भी बिस्मार्क की ही तरह डिप्लोमेसी, विदेशी मदद और गैरीबाल्डी जैसे मिलिट्री हीरो का इस्तेमाल करके इटली को एक किया। ये भी जनता की नहीं, राज्य की जीत थी। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से में हैं, जहां राष्ट्रवाद का ये नया आक्रामक रूप अपना असली डरावना चेहरा दिखाता है। इस दौर में पूरा माहौल ही बदल चुका था। 1848 की जर्मेनिया की वो तस्वीर याद है, जो आज़ादी और उम्मीद का सिंबल थी। अब उसकी जगह एक हताश और गिरी हुई जर्मेनिया की तस्वीरें बनने लगी थीं। ये इस बात का प्रतीक था कि वो जो उदारवादी सपना था, वो अब टूट चुका था। इस नए कॉम्पिटिटिव राष्ट्रवाद का सेंटर बना बाल्कन क्षेत्र, जिसे यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता था। यहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स कमजोर हो रहे ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के भी दुश्मन बन गए थे। हर कोई अपने पड़ोसी की जमीन हड़प कर अपना देश बड़ा करना चाहता था, और बड़ी यूरोपीय ताकतें इस आग में घी डालने का काम कर रही थीं। तो 20वीं सदी की शुरुआत तक राष्ट्रवाद का मतलब पूरी तरह बदल चुका था। अब इसका मतलब एकता और आज़ादी नहीं रह गया था। अब ये देशों के बीच गहरी दुश्मनी, हथियारों की होड़ और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की आक्रामक भूख का दूसरा नाम बन चुका था। तो सोचिए, एक विचार जो आज़ादी के एक खूबसूरत सपने से शुरू हुआ, उसे पहले राज्य की सत्ता ने अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और फिर वो साम्राज्यवादी दुश्मनी की आग में बदल गया। सवाल बस ये था कि ये बारूद से भरा माहौल आखिर कब तक शांत रह सकता था? ये चिंगारी एक विश्वव्यापी आग में कब बदलने वाली थी?